हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 चैप्टर 5 का। चैप्टर 5 हमारा स्टार्ट हो चुका है, वंशागति के आणविक आधार, जिसमें हमने इसके पहले आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी जेनेटिक कोड की। और आज की जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड क्या है और न्यूक्लिक एसिड के प्रकार कितने होते हैं, और स्पेशली जो डीएनए है यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए के पूरे केमिकल कंपोजिशन, डीएनए किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, यानी डीएनए की यहाँ पे नॉर्मल से पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, हम न्यूक्लिक एसिड की। किसकी? न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं। तो देखिए न्यूक्लिक एसिड को हम हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं हिंदी में नाभिकीय अम्ल। तो न्यूक्लिक एसिड की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये जो न्यूक्लिक एसिड टर्म है ये दिया किसने। तो आपको याद रखना है कि न्यूक्लिक एसिड जो टर्म है इसको सबसे पहले किसने दिया था, तो आपको याद रखना है अल्टमैन ने। किसने दिया था? अल्टमैन ने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड टर्म का प्रयोग किया था। तो पहले चीज तो आपको न्यूक्लिक एसिड से संबंधित ये चीज याद रखनी है कि न्यूक्लिक एसिड टर्म दिया किसने। चलिए अब इसके बाद हम समझते हैं ये जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या है। देखिए न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, ये मुख्य रूप से न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर? ये मुख्य रूप से केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। तो ये केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं, या आप लिख सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। तो ये नन्यूक्लिक एसिड जो होते हैं न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। और इनकी जो प्रकृति होती है, कैसी होती है? इनकी जो प्रकृति होती है वो होती है एसिडिक नेचर की। तो न्यूक्लिक एसिड की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? एसिडिक नेचर की, यानी कि अम्लीय प्रकृति की। तो एसिडिक या अम्लीय प्रकृति की होती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? नाभिकीय अम्ल। मतलब नाभिक के अंदर पाए जाते हैं मुख्य रूप से, और अम्लीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं नाभिकीय अम्ल। या आप ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं और इनकी प्रकृति जो है, इनका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है, इसलिए इनको हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड टर्म आपको यहां पे समझना है कि न्यूक्लियस से आया और एसिडिक नेचर होने के कारण आया। चलिए अब बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। तो न्यूक्लिक एसिड देखिए मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं? ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। चलिए न्यूक्लिक एसिड के दोनों प्रकार कौन कौन से? पहला है डीएनए और दूसरा है हमारा आरएनए, यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो देखिए ये मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं न्यूक्लिक एसिड के, डीएनए और आरएनए। देखिए न्यूक्लिक एसिड की यदि हम बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स के क्या होते हैं? बहुलक होते हैं, यानी कि पॉलीमर होते हैं। किसके? न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड के, किसके? ये न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर अथवा बहुलक होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइडों के क्या होते हैं? बहुलक या पॉलीमर होते हैं। तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखनी है यहां पे न्यूक्लिक एसिड से संबंधित। तो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ये पॉलीमर अथवा बहुलक होते हैं। किसके? ये पॉलीमर अथवा बहुलक होते हैं। किसके? तो आपको याद रखना है न्यूक्लियोटाइडों के। तो न्यूक्लिक एसिड से संबंधित सबसे पहले तो आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। न्यूक्लिक एसिड टर्म किसने दिया? तो आपको याद रखना है अल्टमैन ने दिया। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड टर्म जो है, चूंकि न्यूक्लिक एसिड जो है न्यूक्लियस में मेनली पाए जाते हैं, इसके अलावा इनकी जो नेचर होता है कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है, इसीलिए इनको हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो यदि हम बात करें डीएनए और आरएनए यानी कुल मिलाकर के न्यूक्लिक एसिड की, तो दोनों न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ये न्यूक्लियोटाइडों के क्या होते हैं? बहुलक होते हैं या पॉलीमर होते हैं। सिंपल सी चीजें, आपको सबसे पहले इतनी सारी चीजें याद रखनी है। चलिए अब बात करते हैं डीएनए की या डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड की। तो डीएनए का सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म यानी कि पूरा नाम ही पता होना चाहिए। तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए अब एक चीज और याद रखनी है आपको डीएनए की। डीएनए के अंदर एक शर्करा पाई जाती है या डीएनए के अंदर एक शुगर पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोज शुगर। क्या बोलते हैं? डीएनए के अंदर जो शर्करा पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोज शुगर। क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो आपको यहां पे लिख लेना है यानी डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो ये डीएनए के अंदर पाई जाती है एक शर्करा जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो डीएनए से यही बनेगा। पहला तो डीएनए का पूरा नाम हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। फिर डीएनए के अंदर कौन सी शर्करा होती है? तो आपको याद रखना है डीऑक्सीराइबोज शर्करा, जो कि पेंटोज शर्करा होती है, 5 कार्बन वाली शर्करा होती है। चलिए डीएनए की यदि हम बात करते हैं तो जो डीएनए होता है ये हमारा
डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइडों के पॉलीमर अथवा बहुलक होते हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए, ये न्यूक्लियोटाइडों के बहुलक होते हैं। तो चूंकि डीएनए के अंदर शुगर होती है डीऑक्सीराइबो, तो ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइडों के क्या होते हैं, बहुलक होते हैं। तो सिंपल सी बात आपको ये याद रखनी है। इसके बाद आपको यह समझना है कि डीएनए कहां प्रेजेंट होते हैं, डीएनए होते कहां हैं, बॉडी के अंदर डीएनए कहां प्रेजेंट होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, हर एक कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है। आपको पता है जिसको कि हम कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। तो केंद्रक के अंदर क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, यानी कि क्रोमोसोम होते हैं, और उन्हीं क्रोमोसोम के अंदर डीएनए दिखाई देते हैं। तो सीधी सी बात है कि कहां पाए जाते हैं, तो मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि जो डीएनए होते हैं ये मुख्य रूप से कहां पाए जाते हैं, केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं, गुणसूत्रों में। कहां पाए जाते हैं, केंद्रक के अंदर गुणसूत्रों में ही मुख्य रूप से डीएनए जो होते हैं ये पाए जाते हैं। तो आप ये भी चीज नोट कर सकते हैं कि केंद्रक के अंदर कहां पाए जाते हैं, गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ कोशिकांगों में भी पाए जाते हैं। देखिए, केंद्रक के अलावा कुछ अन्य कोशिकांगों में भी आपको क्या दिखाई देंगे, डीएनए दिखाई देंगे। जैसे आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर दिखाई देगा, जैसे आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्या होते हैं, डीएनए दिखाई देते हैं। क्लोरोप्लास्ट की संरचना क्लास 11 में पढ़े हैं। क्लोरोप्लास्ट की संरचना में भी हमको क्या दिखाई देता है, डीएनए दिखाई देता है। इसके अलावा आप देखे होंगे किसमें, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, जिसको कि हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी आपको, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या दिखाई देता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए हमको दिखाई देता है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा डीएनए है मेनली जो है न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित होता है। इसके अलावा कुछ अन्य कोशिकांगों में भी दिखाई दे देता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। जो डीएनए होता है ये मुख्य रूप से आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। मेनली जो जितने भी आप देखेंगे, जैसे वायरस की यदि हम बात करेंगे तो जितने भी मेनली एनिमल वायरस होंगे उनके अंदर अगर आपको कोई न्यूक्लिक पदार्थ दिखाई देगा, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ दिखाई देगा, जेनेटिक मटेरियल्स दिखाई देगा, तो वो मुख्य रूप से डीएनए ही होता है। प्लांट वायरस के अंदर आपको आरएनए अधिकतर दिखाई देता है, लेकिन मेनली डीएनए अधिकतर पाया जाता है, जो कि अधिकतर एनिमल सेल के अंदर आपको दिखाई देगा। तो आपको सिंपल सी कहानी बस इतनी सी याद रखनी है कि डीएनए जो होते हैं ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइडों के बहुलक होते हैं अथवा पॉलीमर होते हैं। ये मुख्य रूप से केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं, गुणसूत्रों पर, और इसके अलावा ये कुछ अन्य कोशिकांगों पर भी पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आदि इन जगहों पर। जो डीएनए होता है ये मुख्य रूप से आनुवांशिक पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल्स का काम करता है, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सूचनाओं को स्थानांतरित करने में इनकी अहम भूमिका होती है। तो ये क्या करते हैं, आनुवांशिक सूचनाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का भी काम करते हैं। तो इस प्रकार से डीएनए जो होता है आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। तो डीएनए से संबंधित आपको इतनी बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं डीएनए के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षारक उपस्थित होते हैं और क्षारकों का युग्मन कैसा होता है। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, यहां पे हम बात करते हैं किसकी, डीएनए के पूरे की डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनी क्षारक उपस्थित होते हैं उनकी बात करते हैं। तो देखिए डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, डीएनए के अंदर मुख्य रूप से दो प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। एक हमारा होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडीन। चलिए तो पहला आपको याद रखना है प्यूरिन। तो पहला जो नाइट्रोजनी क्षारक होगा वो है प्यूरिन, और दूसरा जो होता है वो होता है पिरिमिडीन। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है पिरिमिडीन। दूसरा हो गया पिरिमिडीन। चलिए नाइट्रोजनी क्षारक में जो हमारा प्यूरिन होता है ये दो प्रकार का होता है। प्यूरिन कितने प्रकार का होता है, प्यूरिन दो प्रकार का होता है। चलिए प्यूरिन के दोनों प्रकार समझते हैं। प्यूरिन का जो पहला प्रकार है वो क्या होता है, एडेनिन। क्या होता है, प्यूरिन का जो पहला प्रकार होता है एडेनिन होता है, और एडेनिन का संकेत हम क्या लिखते हैं, कैपिटल ए। चलिए इसके बाद दूसरा जो हमारा प्यूरिन होता है वो होता है क्या, ग्वानिन। तो दूसरा होता है हमारा ग्वानिन। पहला हो गया एडेनिन और दूसरा ग्वानिन। ग्वानिन का संकेत हम लिखते हैं कैपिटल जी। तो ये हो गया कैपिटल ए और कैपिटल जी। मतलब एडेनिन और ग्वानिन ये क्या होते हैं, दोनों के दोनों क्या होते हैं, प्यूरिन के अंतर्गत आते हैं। और पिरिमिडीन के अंतर्गत यदि हम बात करते हैं तो पिरिमिडीन के अंतर्गत देखिए मेन मुख्य रूप से दो ही चीजें आएंगी। एक तो है हमारा क्या, साइटोसिन। क्या है, एक हमारा है साइटोसिन। तो ये हो गया साइटोसिन, तो साइटोसिन हो गया। इसके अलावा एक हो गया थायमीन। तो ये दोनों क्या होते हैं, थायमीन भी क्या है, एक पिरिमिडीन है। तो आपको याद रखना है कि साइटोसिन और थायमीन ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं पिरिमिडीन। तो डीएनए के अंदर आपको दो प्यूरिन और दो पिरिमिडीन देखने को मिलेंगे, यानी एक एडेनिन और ग्वानिन ये प्यूरिन होते हैं, साइटोसिन और थायमीन ये क्या होते हैं, ये पिरिमिडीन होते हैं। तो इनका संकेत लिख सकते हैं, साइटोसिन का संकेत सी और थायमीन का संकेत कैपिटल
टी। तो इतनी आपको याद रखनी है, यानी डीएनए के अंदर 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक आपको दिखाई देंगे। कौन कौन से दिखाई देंगे? तो एडेनिन दिखाई देगा, ग्वानिन दिखाई देगा, साइटोसिन दिखाई देगा और थायमिन दिखाई देता है। तो ये तो ही नाइट्रोजनी क्षारकों की बात। अब हम बात करते हैं क्षारक युग्मन, मतलब बेस पेयरिंग कैसी होती है। जो क्षारक हैं, बेस हैं, इनकी पेयरिंग कैसी होगी, कैसे आपस में जुड़ेंगे, कौन किसके साथ जुड़ता है। तो सिंपल से याद रखना है आपको कि जो हमारा एडेनिन होता है, क्या होता है, जो हमारा एडेनिन होता है ये हमेशा किसके साथ जुड़ता है? एडेनिन हमेशा जुड़ता है थायमिन के साथ। और जो हमारा साइटोसिन होता है ये किसके साथ जुड़ता है? ग्वानिन के साथ जुड़ता है। हमेशा आपको याद रखना है कि एडेनिन जुड़ेगा किसके साथ? थायमिन के साथ, और इनके मध्य डबल बॉन्ड आपको दिखाई देगा यहाँ पे। और जो साइटोसिन है ये जुड़ता है हमेशा ग्वानिन के साथ, या आप ये कह सकते हैं कि ग्वानिन जुड़ता है साइटोसिन के साथ, तो बात वही है। तो इनके मध्य हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इस प्रकार से दोनों की बेस पेयरिंग होती है। हमेशा आपको याद रखना है कि एडेनिन वाला जो न्यूक्लियोटाइड होगा ये जुड़ेगा किसके साथ? ये जाकर के जुड़ेगा पूरे के पूरे थायमिन के साथ। और जो साइटोसिन वाला हमारा पिरिमिडिन होगा ये किस प्यूरिन के साथ जुड़ेगा? ये जुड़ेगा जाकर के ग्वानिन प्यूरिन के साथ और ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो हमारा डीएनए होता है इसके अंदर बेस होते हैं, नाइट्रोजनी बेस होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस होते हैं 4 प्रकार के, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। और ये चारों किस किस प्रकार से जुड़ते हैं? तो एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बंध के माध्यम से जुड़ता है, और जो ग्वानिन होता है ये साइटोसिन के मध्य ट्रिपल हाइड्रोजन बंध के माध्यम से जुड़ता है। तो सिंपल सी बात है कि एक न्यूक्लियोटाइड जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ेगा तो एडेनिन वाला जुड़ेगा किसके साथ? ग्वानिन के साथ। साइटोसिन वाला जुड़ेगा, एडेनिन वाला किसके साथ जुड़ेगा? थायमिन के साथ। और ग्वानिन किसके साथ जुड़ेगा? साइटोसिन के साथ। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो नाइट्रोजनी क्षारक आपको समझ में आ गया कि 4 प्रकार के दिखाई देंगे टोटल, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। फिर क्षारक युग्मन कैसे होगा? तो एडेनिन जुड़ेगा हमेशा थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बंध के माध्यम से, और साइटोसिन जुड़ेगा हमेशा ग्वानिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से। अब हम बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए। डीएनए का रासायनिक संगठन कैसे होता है, डीएनए किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है। तो हमने क्या कहा कि डीएनए जो होते हैं, डीएनए की जो इकाई होती है वो न्यूक्लियोटाइड्स कहलाती है। एक टर्म आता है न्यूक्लियोसाइड्स। तो न्यूक्लियोसाइड्स देखिए क्या होता है भैया, न्यूक्लियोसाइड्स किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है। सबसे पहले तो हम डीएनए के पूरे यहां पे न्यूक्लियोसाइड्स की बात करते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड्स आपको याद रखना है 2 चीजों से मिलकर के बना होता है। न्यूक्लियोसाइड्स जो है ये 2 चीजों से मिलकर के बना होता है। कौन कौन सी 2 चीजें होती है? एक तो होता है नाइट्रोजनी क्षारक। क्या होता है? एक होता है नाइट्रोजनी क्षारक। कोई ना कोई नाइट्रोजनी क्षारक जो है उपस्थित रहेगा ही रहेगा न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर। तो न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर सबसे पहली जो चीज आपको दिखाई देगी वो दिखाई देगी नाइट्रोजनी क्षारक, यानी कि बेस पेयर दिखाई देंगे। चलिए, इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाई देगी वो है डीएनए की शर्करा, दैट इज कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो आपको डीऑक्सीराइबोज शर्करा आपको यहां पे दिखाई देगी। तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा आप यहां पे लिख लेंगे, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। तो ये आपका हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज शर्करा। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी। यानी सिंपल सी बात है कि जो हमारा न्यूक्लियोसाइड्स बना होगा ये 2 चीजों से मिलकर के बना होगा। उसमें एक तो रहेगा नाइट्रोजनी क्षारक और दूसरा रहेगा डीऑक्सीराइबोज शुगर, यानी कि डीऑक्सीराइबोज शर्करा। चलिए, डीएनए का जो पहला न्यूक्लियोसाइड्स होता है वो है डीऑक्सी एडिनोसिन। अब नाम से स्पष्ट है, देखिए डीऑक्सी एडिनोसिन। एडिनोसिन का मतलब क्या है? नाम से स्पष्ट है। एडिनोसिन मतलब इसमें नाइट्रोजनी क्षारक कौन होगा? एडेनिन होगा। तो इसमें भैया आप देखिए नाइट्रोजनी क्षारक तो हमारा क्या हो जाएगा? एडेनिन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा नाइट्रोजनी क्षारक एडेनिन। प्लस दूसरी चीज क्या होगी, हमने आपको क्या बताया? डीऑक्सीराइबोज शर्करा। तो आप यहां पे लिख लीजिए डीऑक्सीराइबोज शर्करा। ये हो गया संगठन। तो ये तो हो गए इधर साइड न्यूक्लियोसाइड्स के नाम, और इधर साइड हमको लिखना है संगठन, मतलब वो किन किन चीजों से मिलकर के बना होगा। तो देखिए, पहला हमारा न्यूक्लियोसाइड्स है डीएनए का डीऑक्सी एडिनोसिन, जिसमें एडेनिन नाइट्रोजनी क्षारक होता है और डीऑक्सीराइबोज क्या होती है? और डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। तो हमने आपको पहले ही बताया कि 2 चीजों से मिलकर के बना होगा। एक तो नाइट्रोजनी क्षारक रहेगा और दूसरी क्या रहेगी? और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट चीज रहेगी डीऑक्सीराइबोज शर्करा। तो ये हो गया डीऑक्सीराइबोज शर्करा। तो पहली हमारी डीएनए की न्यूक्लियोसाइड्स क्या है? डीऑक्सी एडिनोसिन, जो कि जिसमें कि एडेनिन नाइट्रोजनी क्षारक हो गया और डीऑक्सीराइबोज शर्करा हो गई। चलिए, दूसरा जो हमारा यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड्स है वो है डीऑक्सी गुआनोसिन। तो डीऑक्सी गुआनोसिन में आप क्या देख रहे हैं? गुआनोसिन मतलब नाम से स्पष्ट है कि इसमें कौन सी नाइट्रोजनी क्षारक होगा? ग्वानिन। तो इसमें नाइट्रोजनी क्षारक की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका ग्वानिन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजनी क्षारक इसमें हो जाएगा क्या? ग्वानिन। प्लस
डीऑक्सीराइबोज शर्करा तो ऑलरेडी उपस्थित रहेगी, तो आप यहां पे लिख लीजिए डीऑक्सीराइबोज शर्करा। तो आप यहां पे आसानी से लिख लीजिए डीऑक्सीराइबोज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। तो सेम आपको यही कहानी करनी है पूरे में। तो आपको अगला जो हमारा न्यूक्लियोसाइड्स है इसमें हमको क्या दिखाई दे रहा है, डीऑक्सीसाइटिडीन। साइटिडीन मतलब इसमें साइटिडीन यहाँ पे साइटोसिन जो है साइटोसिन से बना है। तो आपको याद रखना है कि डीएनए के अंदर हमने कितने बताया, 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। तो साइटोसिन जो है वो मिलता जुलता शब्द है साइटिडीन से, मतलब इसमें नाइट्रोजनी क्षारक कौन सा है, तो साइटोसिन है। तो आप यहाँ पे नाइट्रोजनी क्षारक इसमें क्या लिख लेंगे, साइटोसिन लिख लेंगे, साइटोसिन। ये हमारा डीऑक्सीथाइमिडीन, चौथा जो नाइट्रोजनी क्षारक है, सॉरी चौथा जो हमारा न्यूक्लियोसाइड्स है, इसका नाम क्या है, डीऑक्सीथाइमिडीन। थाइमिडीन इसका मतलब क्या है, इसमें नाइट्रोजनी क्षारक कौन सी होगी, थाइमीन होगी। इसमें नाइट्रोजनी क्षारक क्या होगी, थाइमीन होगी। प्लस सब में क्या रहेगा, यहां पर भी सेम डीऑक्सीराइबोज शर्करा और यहां पे भी डीऑक्सीराइबोज शर्करा। तो यहां पे हमने ये समझा कि जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स जो होते हैं ये मुख्य रूप से 2 चीजों से मिलकर के बने होते हैं। उसमें एक नाइट्रोजनी क्षारक होता है और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। यानी सिंपल सी बात है कि यहां पे 2 ही चीजों से मिलकर के कोई भी न्यूक्लियोसाइड्स बना होगा। जैसे पहला न्यूक्लियोसाइड्स था एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन, तो इसमें एडेनिन जो है तो क्या है, हमारी नाइट्रोजनी क्षारक है, और डीऑक्सीराइबोज शर्करा तो सभी में रहेगी। उसी प्रकार इसमें हमारा ग्वानिन नाइट्रोजनी क्षारक है, इसमें साइटोसिन है, इसमें थाइमिन है, और बाकी सब में क्या रहेगा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा रहेगी। तो आपको बस इतना याद रखना है कि न्यूक्लियोसाइड्स में कौन कौन सी चीजें होती है, किनसे किनसे मिलकर के न्यूक्लियोसाइड्स का संगठन जो होता है बना होता है। चलिए, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं थोड़ा सा समझने के लिए तो आप ले सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है डीएनए का रासायनिक संगठन ही है, लेकिन इसमें अब हम देखेंगे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोसाइड्स की बात हो चुकी है, अब बात आती है न्यूक्लियोटाइड्स की। तो न्यूक्लियोटाइड्स देखिए 3 प्रकार के, 3 चीजों से मिलकर के बने होंगे। न्यूक्लियोटाइड्स जो है 3 चीजों से मिलकर के बने होंगे। इसमें सबसे पहला क्या होगा, इसमें सबसे पहला होगा नाइट्रोजनी क्षारक। क्या होगा, सबसे पहले तो इसमें होगा नाइट्रोजनी क्षारक। तो ये हमने लिख लिया, नाइट्रोजनी क्षारक सबसे पहले इसके अंदर प्रेजेंट होगा। प्लस दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर क्या उपस्थित होगी, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होगी डीऑक्सीराइबोज शर्करा। जैसे कि आपने न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर देखा है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। तो ये हो गया भैया डीऑक्सीराइबोज शर्करा। तो ये तो 2 चीजें हो गई, ये हो गया डीऑक्सीराइबोज शर्करा। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है फास्फोरिक एसिड या फास्फोरिक अम्ल। तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो उपस्थित रहेगी किसके अंदर, ये उपस्थित रहेगी डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर, उसका नाम है फास्फोरिक अम्ल। क्या है, फास्फोरिक अम्ल। तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो है पाया जाएगा किसके अंदर, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। मतलब न्यूक्लियोटाइड्स 3 चीजों से मिलकर के बना होगा, नाइट्रोजनी क्षारक रहेगा, उसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा रहेगी और फास्फोरिक अम्ल सभी में उपस्थित रहेगा। फास्फोरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, H3PO4, ये होता है फास्फोरिक अम्ल। चलिए, तो अब हम यहां पे देखते हैं जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, डीएनए में कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो 4 प्रकार के, चूंकि नाइट्रोजनी क्षारक उपस्थित होते हैं डीएनए के अंदर, इसीलिए न्यूक्लियोसाइड्स की संख्या भी होगी 4 और न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या भी होगी कितनी, 4। तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स यदि हम देखते हैं तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हमको 4 प्रकार के दिखाई देते हैं। पहला जो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड्स है वो है डीऑक्सी एडिनिलिक अम्ल। क्या है, डीऑक्सी एडिनिलिक अम्ल। तो इसमें हमको क्या दिखाई दे रहा है, डीऑक्सी एडिनिलिक अम्ल में, यानी नाम से स्पष्ट है डीऑक्सी एडिनिलिक अम्ल। एडिनिलिक का संबंध किससे, एडेनिन से। तो यहां पे नाइट्रोजनी क्षारक कौन सी रहेगी, तो नाइट्रोजनी क्षारक यहां पे रहेगी एडेनिन। तो हमने लिख लिया नाइट्रोजनी क्षारक सबसे पहले कौन सी है, इसमें एडेनिन है। देखिए पहली चीज क्या उपस्थित होती है, नाइट्रोजनी क्षारक। तो नाइट्रोजनी क्षारक कौन सा उपस्थित है इसमें, डीऑक्सी एडिनिलिक अम्ल में एडेनिन। प्लस दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या उपस्थित है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डीऑक्सीराइबोज शर्करा तो होगी ही होगी। तो यहां पे आप लिख लीजिए डीऑक्सीराइबोज शर्करा। तो दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज उपस्थित होगी वो है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा भी हमने यहां पे लिख लिया। अब इसको आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने में लिख सकते हैं, हम एक का यहां पे एक्सप्लेन करके समझा दिए। तो देखिए डीऑक्सी एडिनिलिक अम्ल में नाइट्रोजनी क्षारक कौन सा उपस्थित है, एडेनिन। फिर डीऑक्सीराइबोज शर्करा उपस्थित है, प्लस इसके अलावा क्या उपस्थित होगा, फास्फोरिक अम्ल उपस्थित होगा। क्या होगा, इसके अलावा फास्फोरिक अम्ल भी उपस्थित होगा। तो ये हो गया आपका फास्फोरिक अम्ल।
ठीक। चलिए अब इसके बाद यदि हम बात करते हैं, इसके बाद आपको दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या देखनी है, जो हमारा डीऑक्सीगोनिलिक अम्ल है, डीऑक्सीगोनिलिक अम्ल ये हमारा है दूसरा न्यूक्लियोटाइड्स। क्या है दूसरा न्यूक्लियोटाइड्स? डीऑक्सीगोनिलिक अम्ल। तो इसमें सबसे पहले तो क्या होगा, नाइट्रोजनी क्षारक होगा कोई ना कोई। तो ग्वानिलिक मतलब यहां पे ग्वानिन से संबंधित रिलेटेड दर्शा रहा है, संबंध दर्शा रहा है। तो यहां पे नाइट्रोजनी क्षारक क्या हो जाएगा, ग्वानिन हो जाएगा। तो ग्वानिन यहां पे क्या हो गया, नाइट्रोजनी क्षारक हो गई। सेम उसी प्रकार डीऑक्सीसाइटिडिलिक अम्ल, तो इस साइटिडिलिक अम्ल में आपका यहां पे नाइट्रोजनी क्षारक क्या हो जाएगा, साइटोसिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइटोसिन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका साइटोसिन। फिर इसके बाद आप देखिए कि डीऑक्सी थाइमिडिलिक अम्ल में क्या हो जाएगा, थाइमीन जो होगा यहां पे क्या होगा, थाइमीन जो है यहां पे नाइट्रोजनी क्षारक है। तो ये हमने लिख लिया थाइमीन। प्लस दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है इनके अंदर, डीऑक्सीराइबोसर्करा। तो यहां पर भी आप डीऑक्सीराइबोसर्करा लिखेंगे, यहां पर भी और यहां पर भी डीऑक्सीराइबोसर्करा लिखेंगे। फिर इसके बाद प्लस तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है फास्फोरिक अम्ल। तो यहां पर भी सेम यही फास्फोरिक अम्ल आएगा, यहां पर भी फास्फोरिक अम्ल आप लिखेंगे और यहां पर भी फास्फोरिक अम्ल लिखेंगे। यानी आपके पास जो चारों न्यूक्लियोटाइड्स हैं, चारों न्यूक्लियोटाइड्स में से आपको क्या दिखाई देगा, सब में एक एक नाइट्रोजनी क्षारक उपस्थित रहेगा और बाकी जो कॉमन चीजें हैं वो है डीऑक्सीराइबोज शर्करा और फास्फोरिक अम्ल। ये न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर, हर एक न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर एक ना एक डीऑक्सीराइबोज शर्करा होगी। अगर डीएनए का न्यूक्लियोटाइड्स है तो उसके अंदर डीऑक्सीराइबोज शर्करा होगी। अभी जब आप आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ेंगे तो आपको आरएनए के अंदर राइबोज प्रकार की शर्करा दिखाई देगी, क्योंकि यहां पे डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। आरएनए में आपको कौन सी शर्करा दिखाई देगी, राइबोज शर्करा दिखाई देगी। तो बस यही चीजें चेंज होगी, बाकी सब चीजें तो सेम रहेगी। आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बस कुछ ही चेंज मिलेगा, यहां पे नाइट्रोजनी यहां पे जो शर्करा है वो बदल जाएगी, बस बाकी से चीजें सेम रहेगी। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, वहां पे क्या आ जाएगा, थाइमीन की जगह यूरेसिल आ जाएगा और इसके अलावा फास्फोरिक अम्ल भी आपका सेम रहने वाला है। तो कॉमन चीजें हैं दोनों के लिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपको ये तो समझ में आ गया, यहां पे हमने लिखा नहीं है, आप लिख सकते हैं। यहां पे भी आप डीऑक्सीराइबोज शर्करा लिख सकते हैं, यहां पे भी डीऑक्सीराइबोज शर्करा और यहां पे भी लिख लेना है। फिर इसके बाद फास्फोरिक अम्ल यहां पे भी आएगा आपका, यहां पर भी फास्फोरिक अम्ल और यहां पर भी। तो इस प्रकार से चार के चारों जो यहां पे न्यूक्लियोटाइड्स उपस्थित हैं, इनके अंदर तीन चीजें उपस्थित हैं। पहली क्या है, नाइट्रोजनी क्षारक कोई ना कोई उपस्थित है, इसमें एडेनिन, इसमें ग्वानिन, इसमें साइटोसिन, इसमें थाइमीन। और फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज चारों में क्या उपस्थित है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। इसमें भी डीऑक्सीराइबोज शर्करा, इसमें भी डीऑक्सीराइबोज शर्करा, इसमें भी और इसमें भी। फिर फास्फोरिक अम्ल चारों में उपस्थित है, इसमें भी फास्फोरिक अम्ल, इसमें भी आएगा फास्फोरिक अम्ल, यहां पे लिख सकते हैं आप, इसमें भी फास्फोरिक अम्ल, इसमें भी फास्फोरिक अम्ल। तो कुल मिलाकर के जो हमारा न्यूक्लियोटाइड्स है वो तीन चीजों से मिलकर के बना होता है, नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबोज शर्करा और फास्फोरिक अम्ल। कहीं कहीं पे ऐसा मिल जाता है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं दो चीजों से मिलकर के बने होते हैं। तो दो चीज कौन कौन सी दिखाई देगा आपको, दो चीज में आपको लिख देगा, एक तो लिख देगा न्यूक्लियोसाइड्स, क्या लिख देगा, एक लिख देगा आपका न्यूक्लियोसाइड्स, एक तो आपका लिख देगा क्या, न्यूक्लियोसाइड्स। तो न्यूक्लियोसाइड्स का मतलब क्या है, न्यूक्लियोसाइड्स दो चीजों से मिलकर के बना होता है। मतलब न्यूक्लियोसाइड्स अगर लिख दिया है इसका मतलब वो दो चीजें लिख दिया है, नाइट्रोजनी क्षारक और डीऑक्सीराइबोज शर्करा। हमने अभी क्या बताया था आपको कि न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर दो चीजें होती है, नाइट्रोजनी क्षारक और डीऑक्सीराइबोज शर्करा। तो अगर न्यूक्लियोसाइड्स लिख दिया प्लस फास्फोरिक अम्ल लिख दिया, प्लस फास्फोरिक अम्ल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी यही है कि डीएनए का न्यूक्लियोटाइड्स तीन चीजों से मिलकर के बना होगा, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड्स दो चीजों से मिलकर के बना है, नाइट्रोजनी क्षारक और डीऑक्सीराइबोज शर्करा, और फिर फास्फोरिक अम्ल यहां पे जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती है किसी भी न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर, एक होता है नाइट्रोजनी क्षारक, दूसरा है डीऑक्सीराइबोज शर्करा और तीसरा है फास्फोरिक अम्ल। चलिए अब बात करते हैं डीऑक्सीराइबोज शर्करा की, जिसको कि हम पेंटोज शर्करा भी बोलते हैं या पेंटोज शुगर भी बोलते हैं। तो पेंटोज शुगर इसे क्या बोलते हैं, क्योंकि ये 5 कार्बन वाली श्रृंखला होती है। कितनी कार्बन की संख्या कितनी होगी, 5। तो 5 कार्बन होते हैं पेंटोज शुगर में, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पेंटोज शुगर। तो 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन उपस्थित होता है, इसीलिए इसे हम पेंटोज शुगर भी कहते हैं। तो पेंटोज शुगर की यदि हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले तो आपको यहां पे फ्रंट में क्या दिखाई देगा, फ्रंट में आपको यहां पे दिखाई देगा एक ऑक्सीजन। तो ये आपको ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। फिर ऑक्सीजन के अंदर डबल बॉन्डिंग होती है, आपको पता है। तो यहां पे भी एक बॉन्ड लगा इधर साइड, एक बॉन्ड इधर साइड, ठीक। अब यहां पे कार्बन की बात करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितने, देखिए पहले नंबर का कार्बन तो ये है, हम इसको पहले नंबर का कार्बन मानते हैं। इसके बाद ये दूसरे नंबर का कार्बन होता है, ये वाला जो कार्बन है तीसरे नंबर का कार्बन है, और ये कार्बन हमारा चौथे नंबर का कार्बन है, और ये हमारा जो कार्बन है ये है 5वें नंबर का कार्बन। तो टोटल 5 कार्बन आपको दिखाई देंगे और एक ऑक्सीजन दिखाई देगा।
पहले नंबर का जो कार्बन है इसमें से क्या जुड़ा होगा, एक तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन जुड़ा होगा और दूसरा आपका क्या जुड़ा होगा, OH समूह जुड़ा होगा। तो ये भी आप आसानी से समझ सकते हैं। तो पहले नंबर के कार्बन पे आपका क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है नीचे साइड, ऊपर साइड क्या जुड़ा रहेगा, OH समूह जुड़ा रहेगा। दूसरे नंबर के कार्बन में क्या होता है, दोनों साइड आपका क्या जुड़ा रहेगा, दोनों साइड आपका हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। अभी जब आप राइबोज शुगर पढ़ेंगे तो बस एक ही चीज का अंतर आएगा, यहां पे आपका क्या जुड़ जाएगा, बस OH जुड़ जाएगा। अभी यहां पे दोनों साइड H है, जब राइबोज शुगर आप पढ़ेंगे तो यहां पे OH जुड़ जाएगा, बस केवल इतना ही डिफरेंस है डीऑक्सीराइबोज शर्करा में और राइबोज शर्करा में। तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा में दूसरे नंबर कार्बन से दोनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं दोनों साइड। अब इस कार्बन को देखिए, तीसरे नंबर के कार्बन की वैलेंसी पूरी है। तो यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे क्या जुड़ा हुआ है, एक साइड तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, दूसरे साइड OH समूह जुड़ा हुआ है। फिर चौथे नंबर के कार्बन को आप देखिए, चौथे नंबर के कार्बन से भी क्या है, एक हाइड्रोजन जुड़ा है, दूसरे साइड भी क्या जुड़ा है, OH समूह जुड़ा हुआ। फिर पांचवें नंबर के कार्बन से भी क्या है, CH2OH। तो ये कुल मिलाकर के हमारा डीऑक्सीराइबोज शुगर की स्ट्रक्चर है, यानी कि पेंटोज शर्करा की स्ट्रक्चर है। इसका भी आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर हमने आपको क्यों बताया, क्योंकि आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी है। पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमेशा आपको याद रखना है जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, क्या होते हैं, जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक, तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं वो पेंटोज शुगर के या डीऑक्सीराइबोज शुगर के पहले नंबर के कार्बन से जुड़ते हैं। किस नंबर के कार्बन से, हमेशा फर्स्ट नंबर के कार्बन से जुड़ेगा, हमेशा फर्स्ट नंबर के कार्बन से जुड़ेगा कौन, तो नाइट्रोजनी क्षारक। नाइट्रोजनी क्षारक हमेशा किसके साथ जुड़ेगा, तो नाइट्रोजनी क्षारक हमेशा पहले नंबर के कार्बन से जुड़ता है। तो पहले नंबर का कार्बन हमारा क्या है, ये। तो अभी आप देखेंगे जब हम न्यूक्लियोटाइड्स की संरचना बनाएंगे तो न्यूक्लियोटाइड्स की संरचना बना के हम अभी आपको दिखाते हैं, उसमें आपको क्या दिखाई देगा कि नाइट्रोजनी क्षारक जो जुड़े रहेंगे वो इस वाले कार्बन से जुड़ेंगे, हमेशा पहले नंबर के कार्बन से जुड़े रहते हैं। चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो फास्फोरिक अम्ल जुड़ता है फास्फेट समूह के रूप में, ये हमेशा पांचवें नंबर के कार्बन से जुड़ता है। जो फास्फोरिक अम्ल जुड़ेगा, फास्फोरिक अम्ल जो आपका जुड़ेगा, तो जो आपका फास्फोरिक अम्ल जुड़ेगा ना, ये फास्फोरिक अम्ल हमेशा जुड़ेगा किस नंबर के कार्बन से, पांचवें नंबर के कार्बन से। तो पांचवें नंबर के कार्बन से हमेशा क्या जुड़ता है, फास्फोरिक अम्ल जुड़ता है, जो कि फास्फेट समूह के रूप में जुड़ेगा। तो कुल मिलाकर के आपको यहां पे पेंटोज शुगर की नॉर्मल सी एक स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि नाइट्रोजनी क्षारक अभी हम जोड़ेंगे इसके अंदर, तो किसके माध्यम से जोड़ेंगे, तो किस नंबर के कार्बन से नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ेगा और किस नंबर के कार्बन से आपका फास्फेट समूह जुड़ेगा फास्फोरिक अम्ल के रूप में। तो ये आपका सिंपल सा डायग्राम है डीऑक्सीराइबोज शर्करा का, यानी कि पेंटोज शुगर का। इसका भी आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले सकते हैं। चलिए इसके बाद हमारा है, थोड़ा सा समझ लेते हैं फास्फोरिक अम्ल क्या है। तो फास्फोरिक अम्ल आप देखेंगे, फास्फोरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, H3PO4। ये H3PO4 ये तो क्या हो गया, फार्मूला हो गया, यानी कि सूत्र हो गया। अब इसकी संरचना अगर हम देखें, अगर हम इसकी संरचना थोड़ा सा देख लेते हैं तो संरचना किस प्रकार से होगी। इसकी संरचना होगी, देखिए बीच में तो आपका फास्फोरस रहेगा और फास्फोरस से डबल बॉन्ड के माध्यम से एक तो आपका ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा और बाकी तीनों ऑक्सीजन जो है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के माध्यम से जुड़े रहेंगे, ये हो गया। और सभी तीनों के तीनों जो सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं इनके साथ एक एक हाइड्रोजन भी जुड़ा रहेगा। तो इस प्रकार से ये संरचना होती है किसकी, फास्फोरिक अम्ल की। तो फास्फोरिक अम्ल की ये संरचना या स्ट्रक्चर होती है, इसको भी आपको याद रखना है। तो सिंपल सी बात है कि जब हम न्यूक्लियोटाइड्स की संरचना बनाएंगे तो इस प्रकार से हमको बनाना है क्या, एक हमको बनाना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमको बनाना पड़ेगा पेंटोज शुगर, यानी कि आप कह सकते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो ये तो हो गई आपकी शर्करा यानी कि शुगर। अब इसमें पहले नंबर का कार्बन ये होता है, तो पहले नंबर के कार्बन से कोई ना कोई क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ेगा। वो एडिनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन, थायमिन हो सकता है। और ये जो पांचवें नंबर का कार्बन है ना, यहां से जुड़ेगा फास्फोरिक अम्ल फास्फेट समूह के रूप में। तो इस प्रकार से एक न्यूक्लियोटाइड्स बनेगा। और इसी प्रकार से जब कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलकर के जुड़ जाते हैं तब एक डीएनए के स्ट्रैंड्स का निर्माण होता है। तो डीएनए की जो संरचना होती है आप देखेंगे डबल स्ट्रक्चर्ड होती है, डबल हेलिकल वाली होती है, यानी कि द्विकुंडलित संरचना होती है। अब पूरी की पूरी डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना कैसी होती है, वाटसन एवं क्रिक का जो डीएनए मॉडल है, तो ये हम आपको अगली वीडियो में पूरा का पूरा डीएनए की संरचना क्या होती है और डीएनए की संरचना में कौन कौन से इंपोर्टेंट पार्ट या इंपोर्टेंट भाग होते हैं, किस प्रकार से डीएनए की द्विकुंडलित संरचना होती है, ये हम आपको अगली वीडियो में पूरा का पूरा प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट आप लोग जरूर किया करिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।